वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इतिहास, भूगोल और सामाजिक विज्ञान मीन्स राज्य शास्त्र के जो है कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम सीटेट दिसंबर 2024 की बात यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों, और हर एक क्वेश्चन जो है आपको वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत आईएमपी होने वाला है दोस्तों। तो हर क्वेश्चन को आपने ध्यान से देखना है और जवाब देने की कोशिश यहाँ पर करनी है दोस्तों। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय, परिपत्रक, टीएटी, सीटेट और शिक्षक अभिज्ञता, बुद्धिमत्ता, चाचनी से जुड़ी हुई हर अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक डैश डैश है। भूगोल विषय से संबंधित ये प्रश्न है दोस्तों, और आपको बताना है कि कौन सा ऐसा घटक है जो वायुमंडल का मानव के लिए मतलब इंसानों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घटक है। जल वाष्प, धूलकण, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं और आपको पूछा गया है कि मानव के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होने वाला है। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं, आपको बताना है सही आंसर। तो यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा आपका वो होगा दोस्तों ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 की बात अगर आप करोगे यहाँ पर तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि बिल्कुल आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उष्म का आने वाला तथा जाने वाला ताप अंतर क्या कहलाता है। तो देखिए इस तरीके का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है और आपको बताना है कि उष्म का आने वाला तथा जाने वाला अंतर क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, सौर ऊर्जा, ऊष्मा संतुलन, भौमिक विकिरण या फिर पार्थिव विकिरण। तो देखिए दोस्तों, ऊष्मा का आने जाने वाला ताप अंतर क्या कहलाता है, तो इसको हम कहेंगे ऊष्मा संतुलन। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, इसको हम कहेंगे ऊष्मा संतुलन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 3। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया है कि जी प्रश्न क्रमांक 3 यहाँ पर पूछा गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। अब यहाँ पर दोस्तों हमको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जहां आर्थिक नियोजन और विकास केंद्रों और राज्यों की समान भागीदारी हो। ऑप्शन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भारी मात्रा में स्वदेशी से प्रभावित हो। ऑप्शन क्रमांक 3 दिया गया है कि जहां कृषि और उद्योग के समान महत्व दिया जाता है, या फिर जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो। इस तरीके से दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए गए और आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा कि जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसको हम कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये बात क्लियर है दोस्तों, इसको आपने यहाँ पर समझ लेना है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पर पूछा गया है, इतिहास विषय से लिया गया ये प्रश्न है दोस्तों। लोधी काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है और आपको बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, लोधी काल के संबंध में 4 कथन दिए गए और असत्य कथन का चुनाव हमको यहाँ पर करना है। लोधियों ने मकबरों के ऊंचे चबूतरों पर बनवाया, ये तो सही है बिल्कुल ना। चलिए ठीक है, पहला तो सही हो जाता है। सुल्तानों द्वारा बनाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। चलिए ठीक है। लोधियों का काल मकबरों का काल कहा जाता था, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। याद रखेंगे कि मकबरों का काल किसे कहा जाता था, तो लोधियों के काल को मकबरों का काल कहा जाता था। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि मोट की मस्जिद सिकंदर लोधी के समय बनी थी। तो देखिए दोस्तों, मोट की जो मस्जिद थी वो भी सिकंदर लोधी के वक्त में बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल गलत दिया गया है कि सुल्तानों के द्वारा बनाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। मतलब ऑप्शन नंबर 2 है हमारा यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि असत्य कथन का चयन हमको यहाँ पर करना था और हमारा जो असत्य कथन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही होगा यहाँ पर। चलिए
हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 5। देखिए प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण से लवणीय हो रही है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड रहने वाला है, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि मिक्स क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए, बिल्कुल एनसीईआरटी की पुस्तक का, किताब का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए कि जिप्सम की बढ़ोतरी होती है इससे, अति सिंचाई से, अति चारण से, या फिर रासायनिक खादों का उपयोग। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको साफ साफ यहाँ पर दिए गए और आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। अति सिंचाई इसका जो है वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखिए स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए आपको, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिए गए दोस्तों। हम इस क्वेश्चन को देख लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट है। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं दोस्तों, और क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। देखिए अब यहाँ पर हमको सही कथन का या सत्य कथन का चुनाव करना है दोस्तों। 4 कथन, 3 कथन हमारे सामने दिए गए। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। चलिए ठीक है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घास भूमि पंपास है। चलिए ठीक है। अर्जेंटीना में पशुओं के बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो कहा जाता है। इस तरीके से 3 ऑप्शन यहाँ पर हमको 3 कथन दिए गए दोस्तों, और आपको बताना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट टाइप ऑप्शन दिए गए, 1 या 2, 2 या 3, 1 या 3, या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, 2 भी सही है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो दोस्तों इसका जो जवाब होगा यहाँ पर वो उपरोक्त सभी, मतलब चारों ऑप्शन जो है इसके वो सही यहाँ पर आपको मिलेंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा इस कथन के संबंध में। चलिए ठीक है, ओके। अब अगला प्रश्न जो है हमारे सामने इस तरीके से पूछा गया है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 7 की बात अगर आप यहां पर करोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत है। देखिए दोस्तों मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। आपको इंडीज पर्वतमाला को लेकर 4 कथन यहां पर दिए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है वो इंडीज पर्वतमाला को लेकर गलत है। इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। चलिए ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में बताया जा रहा है कि इंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 में बताया गया है कि इंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है। और ऑप्शन नंबर 4 में बताया गया है कि पेटागोनिया इंडीज पर्वतमाला की रुष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ दिए गए दोस्तों, और आपको जो है यहाँ पर गलत कथन का चयन करना है। कौन सा कथन जो है 4 में से वो गलत दिया है दोस्तों। तो देखिए पहला ही कथन यहाँ पर गलत दिया है दोस्तों। आपको पता है कि इंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है हिमालय पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर वो गलत दिया है दोस्तों। बाकी 2, 3 और 4 जो है वो सही है इंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में। चलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया दोस्तों। प्रश्न फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानदार ये सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अब ज्वालामुखी पर्वत को लेकर आपको सवाल पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व में कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट किलिमंजारो, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट सेंट हेलेस, माउंट फुजियामा। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए और आपको बताना है कि कौन सा ज्वालामुखी पर्वत विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा माउंट कोटोपेक्सी। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो यहाँ पर सही जवाब रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती है तथा इन हवाओं को खमसीन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। सबसे पहले आपने समझ लेना है कि खमसीन क्या होता है। तो खमसीन वो हवाएं होती है दोस्तों जो शुष्क होती है, मतलब गर्म होती है और धूल भरी होती है।
उन हवाओं को, और खास करके अप्रैल और मई में ये हवाएं चलती है दोस्तों, उन हवाओं को खमसिन हवाएं कहते हैं कि वह खमसिन उसका नाम, इस तरीके से आप यहाँ पर समझेंगे। अब आगे बताया जा रहा है कि आगे आपको पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए आपको, अल्जीरिया, नाइजीरिया, सूडान या मिस्र, ये सब अफ्रीका के देश थे दोस्तों। और अफ्रीका के किस देश में यह हवाएं, यह खमसिन हवाएं पाई जाती है, यहाँ पर इस तरीके से पूछा गया है। तो इसका जो जवाब रहेगा यहाँ पर वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 यानी मिस्र जो है उसका सही आंसर यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर पूछा गया है कि देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है। देखिए दोस्तों, प्रश्न बदल कर आपसे पूछे जा रहे हैं और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। ज्योग्राफी से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं, एनसीईआरटी की किताबों का इस्तेमाल हमने कर ये सारे प्रश्न बनाए दोस्तों। पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, नियाग्रा, जोग, विक्टोरिया या फिर एंजिल जलप्रपात। तो देखिए दोस्तों, अगर आप बात करोगे विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो आपको बताना होगा एंजिल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, एंजिल जलप्रपात हमारा वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम शासन निर्णय परिपत्रक वक्त पर देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। और अगर आप सीटेट से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हो, हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र पेडागोजी, तो दोस्तों हमारे चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बनाई है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर विजिट देकर ये तमाम वीडियो देख सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए दोस्तों। देखिए प्रश्न क्रमांक 11, वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों, 4 कथन, 4 विधान आपको यहाँ पर पांडुलिपियों के संदर्भ में दिए गए और बताया जा रहा है कि कोई एक कथन जो है यहाँ पर वो गलत है, मतलब सही नहीं है। इस तरीके का प्रश्न आपको यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 में बताया जा रहा है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। तो देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक तरीके से पढ़ने को भी मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में से सारे क्वेश्चन लिए तो पहला सही हो जाता है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपियां कहलाती थी। ऑप्शन नंबर 2 बताया जा रहा है कि अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ से लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 भी जो है वो बिल्कुल सही है। पांडुलिपि के संदर्भ में हम यहाँ पर गलत कथन ढूंढ रहे हैं दोस्तों। अब तीसरे कथन की तरफ हम आते हैं। तीसरे कथन में बताया जा रहा है कि पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप तीसरे विधान की बात करोगे तो ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कथन नंबर 3 भी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा है दोस्तों, राइट दिया है। ऑप्शन नंबर 4 में आप देखेंगे कि पांडुलिपियां केवल, तो देखिए दोस्तों केवल यहाँ पर आ जाता है, मंदिरों और विहारों में ही प्राप्त होती थी। इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर गलत दिया है, मतलब बिल्कुल सही कथन कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही कथन नहीं है दोस्तों, मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों। सम्राट अशोक के बारे में ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट आईएमपी ये क्वेश्चन है। सम्राट अशोक के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है और उनका जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है वो किन लिपियों में लिखा गया है, इस तरीके का प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए, अरमाइक और ब्राह्मी, यूनानी और ब्राह्मी, देवनागरी और तमिल, कि वह यूनानी और अरमाइक। इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने रखे गए दोस्तों। और याद रखेंगे कि अशोक का जो कंधार से प्राप्त अभिलेख है दोस्तों वो निम्नलिखित में से किस लिपियों में लिखा गया था, तो यूनानी और अरमाइक, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, प्रश्न क्रमांक 13 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरस्थलों में से किस स्थान से मनुष्यों के आंखें तक खाद्य संग्राहक होने का प्रमाण नहीं मिले हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे दोस्तों, जब सीटेट की परीक्षा आप दे रहे होते हैं तो वहां पर इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि ऑप्शन को भले ही आप उतने ध्यान से ना पढ़ो, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने में ही बच्चे गलती कर देते हैं। यहां पर पूछा गया है कि आखेटक खाद्य संग्राहक होने के प्रमाण नहीं मिले हैं, मतलब 3 जगह से मिले हैं लेकिन एक जगह से नहीं मिले हैं, वो कौन सी जगह है, ऐसा प्रश्न यहां पर पूछा गया। तो देखिए भीमबेटका से मिले हैं, आपको पता है, कुरनूल गुफाओं से भी मिले हैं, ये भी आपको पता है, और हुसगी से भी मिले हैं, ये भी पता है आपको, लेकिन दोस्तों चिरांद से ये नहीं मिले हैं, क्योंकि हमको पूछा गया है कि कहां से नहीं मिले हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है वो वहां से नहीं मिले हैं, मतलब चिरांद से नहीं मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा दोस्तों। एग्जाम के पहले परफेक्ट प्रैक्टिस यहां पर हो रही है दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपको सीटेट में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर हड़प्पा संस्कृति को लेकर, हड़प्पा सभ्यता को लेकर प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी हमने आज के इस वीडियो में ऐड किए, जिस तरीके से आपको सीटेट में देखने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, फिर से उसी तरीके का क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति की कुछ विशेषता यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, और इसमें से बताया जा रहा है कि 3 कथन सही होंगे, 3 विशेषता हड़प्पा सभ्यता के होंगे, लेकिन एक नहीं है। अब उस कथन को हमको यहाँ पर ढूंढना है। तो पहले कथन में बताया जा रहा है कि इन नगरों से कई नागरिकों या 2 से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में कई नगरों को 2 से या अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। धोलीवीरा को तो 3 हिस्सों में विभाजित किया गया था, तो पहला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सामान्यतः पश्चिम भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर और पूर्वी हिस्सा बड़ा लेकिन निचले इलाकों में बना था। तो दोस्तों दूसरा भी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही यहाँ पर दिया है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। तीसरे ऑप्शन में आपको बताया जा रहा है कि पुरातत्ववादियों ने ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। तो देखिए डेफिनेटली ये भी जो है बिल्कुल सही दिया गया है हड़प्पा सभ्यता को लेकर। और ऑप्शन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि इनके दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा वो राइट आंसर होगा, मतलब सही कथन यहाँ पर नहीं दिया गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पीय स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, हड़प्पा, धोलीवीरा, मोहनजोदड़ो या कलिबंगा। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, और आपको यहाँ पर जो जवाब बताना है, इसका जो आंसर बताना है वो होगा हमारा दोस्तों मोहनजोदड़ो। ऑप्शन क्रमांक सी जो है हमारा वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 16। तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पर पूछा गया है कि कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि कौटिल्य ने कौन सा पुस्तक लिखा है। अष्टधाई लिखा है, अर्थशास्त्र लिखा है, मलविकाग्निमित्रम लिखा है, या फिर अभिज्ञान शकुन्तमर ये लिखा है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि कौटिल्य ने क्या लिखा है। तो अर्थशास्त्र लिखा है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा। हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। देखिए प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर पूछा गया है कि चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राज्य सेकुलस निकेटर का राजदूत था, उसका नाम क्या था। इस तरीके का प्रश्न आपको पूछा गया है दोस्तों। ये महाराष्ट्र TAT में भी आपको सिलेबस के अंदर ये सारी चीजें थी दोस्तों, वो हमने वहां पर भी आपको कराए। यहाँ पर भाषा बदलकर हिंदी में हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं की जगह पे। मेगस्थनीज, फैयान, डिमेकेस या फिर हेनसोंग। तो देखिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त दरबार में पश्चिम एशिया की यूनानी राज्य सेकुलस निकेटर का जो राजदूत था उसका नाम मेगस्थनीज था। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया है कि अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की थी।
ये सारे क्वेश्चन हमने महा टीईटी में भी कराए हैं दोस्तों, मराठी भाषा में। आप हमारी महा टीईटी की प्लेलिस्ट भी जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल हमने एनसीईआरटी की किताब में से लेकर आपको मराठी में क्वेश्चन कराए थे। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, धम्म अधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामंत्र, धम्म अमत्य, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए और इन अधिकारियों को कहा जाता था धम्म महामंत्र। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा वो सही आंसर यहाँ पर रहेगा दोस्तों। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 19। देखिए प्रश्न क्रमांक 19 यहां पर आपको पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कुशनों की राजधानी रही है? देखिए दोस्तों, कुशनों की राजधानी कौन सी थी, इस तरीके का प्रश्न पूछा गया। पाटलिपुत्र, मथुरा, अमरावती या फिर कंधार, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको बताए गए दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि निम्नलिखित में से कौन कुशनों की राजधानी रही है, तो मथुरा रही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो सही जवाब यहाँ पर रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो बेहतर लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, हिंदी भाषा पेडागोजी, मराठी भाषा पेडागोजी, एसएसटी पेडागोजी और बाल मानस शास्त्र एवं अध्यापन शास्त्र पेडागोजी, दोस्तों आपके लिए सीटेट दिसंबर 2024 के लिए बिल्कुल फ्री प्लेलिस्ट बनाई, आप हमारे चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। दक्षिण भारत में स्थित अरिकामोडू का रोमन नाम निम्नलिखित में से कौन सा था? देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न बनता है कि अरिकामोडू ये कहां पर स्थित है? तो दक्षिण भारत में स्थित है। और इसका रोमन नाम निम्नलिखित में से क्या था? तो रोमन नाम के बारे में पूछा गया दोस्तों। पोडुका, बोरीगाजा, मसूलीपत्तनम या फिर मुजीरिम। तो देखिए दोस्तों, इसका जो जवाब होगा अरिकामोडू का रोमन नाम, जो अरिकामोडू का रोमन नाम की बात हो रही है तो पोडुका। ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के हमने सीटेट दिसंबर 2024 के लिए देखे दोस्तों। इसी तरीके के प्रश्न आपको सीटेट दिसंबर 2024 में लगभग पूछे जाएंगे दोस्तों। वीडियो बेहतर लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में किसी बेहतर अपडेट के साथ।